दोस्तों, आज का ये वीडियो है आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था आर्टिकल 1, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 12 को। हम इन वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से 3 आर्टिकल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। आज के 3 आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 से ही एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो जाता है। ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल 12 से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जैसा कि हर एक भारतीय नागरिक को दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और उसके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी लेकर चलना होता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पहला आर्टिकल होता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से नहीं आता है, तो इसको आप एक बार रीड करके समझ लेंगे तो उतना ही काफ़ी रहेगा। आर्टिकल 13 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 13 में दिया गया है ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। इसका मतलब होता है कि ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, उसके साथ जो भी लॉज असंगत हैं वो शून्य होंगे। तो आर्टिकल 13 में मेनली ये बात कही गई है, जितने भी उसमें क्लॉजेस दिए गए हैं उसमें मेनली ये पॉइंट सामने निकल कर आता है कि जो लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट होंगे, वो अपनी इनकंसिस्टेंसी की सीमा तक शून्य होंगे। मतलब जिस एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट हैं उस तक वो लॉज वॉइड होंगे। तो आर्टिकल 13 में बस इतनी सी बात दी गई है। आप अगर चाहें तो पूरा आर्टिकल 13 को रीड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 में समझने वाला बात बस यही है कि आर्टिकल इसमें ये बात कही गई है कि ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। इसका मतलब हो गया कि जो लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, उनकी इनकंसिस्टेंसी के एक्सटेंट तक, उनकी इनकंसिस्टेंसी की सीमा तक वो शून्य होंगे, वॉइड होंगे। तो आर्टिकल 13 आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 को। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। आर्टिकल 14 में 2 बातें कही गई हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है लॉ के समक्ष इक्वालिटी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है लॉ का इक्वली प्रोटेक्शन। इन दोनों चीज़ों से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडियन सिटीज़न को वंचित नहीं किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बस इतनी सी बात कही गई है। आपको इतना ही समझना है कि किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा। बस ये 2 बातें आर्टिकल 14 में कही गई है, लेकिन इसमें भी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है, क्लास लेजिस्लेशन पर रोक लगाता है, लेकिन रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आर्टिकल 14 में दी गई हैं। जैसे अगर कोई लेजिस्लेशन है जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका उद्देश्य कुछ अच्छा अचीव करने के लिए है, जिसके लिए रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन या रीज़नेबल क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 14 उस पर रोक नहीं लगाता है। लेकिन आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन पर रोक लगाता है, डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है।
लेकिन अगर रीज़नेबल क्लासिफिकेशन है, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो उस पर रोक नहीं लगाता है। अगर कोई लेजिस्लेशन है, कोई लॉ है जिसका ऑब्जेक्ट कुछ अच्छा अचीव करने के लिए है, तो उस पर आर्टिकल 14 रोक नहीं लगाता है। बस इतनी सी बात आपको आर्टिकल 14 में समझनी है। मैं आशा करती हूँ आर्टिकल 14 आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आर्टिकल 14 में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आपको पढ़ना है। आर्टिकल के साथ साथ केस लॉज इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में भी लिखना होता है। 7 से 8 केस लॉज एक आर्टिकल में तो आपको लिखना ही लिखना है, और इसी में से केस लॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। अगर आपको केस लॉज पर वीडियोस चाहिए, अगर आपको केस लॉज भी समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर हम एक दिन इम्पॉर्टेंट जो केस लॉज हैं इन आर्टिकल्स के, उस पर भी हम एक दिन वीडियो बनाते हैं और आपको कोशिश करेंगे केस लॉज भी समझ में आ जाएं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 15 पर। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 को अब हम समझेंगे। आर्टिकल 15 भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको आर्टिकल 15 समझा देती हूँ। आर्टिकल 15 में दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब हो गया कि आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है। अगर आप इसको ईज़िली समझना चाहते हैं तो बस इतनी सी बात है कि आर्टिकल 15 ये जो 5 वर्ड्स दी गई हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 जो वर्ड्स हैं, इन पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, उनको प्रोहिबिट करता है। लेकिन इसमें भी कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस आपको इस आर्टिकल को पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर महिला या बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है, वो एक रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनके सोशली या एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए किया जा रहा है कोई व्यवस्था, तो वो एक रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो ऐसी कई रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं इस आर्टिकल में दी गई हैं। आप जब क्लॉजेस को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आर्टिकल नहीं है आर्टिकल 15। बस आपको इतनी सी बात समझनी है कि जो 5 वर्ड्स हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 वर्ड्स पर डिस्क्रिमिनेशन को ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है, इन पर रोक लगाता है। लेकिन इसमें भी कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस में आता है कि अगर कोई व्यवस्था महिला या बच्चों के लिए किया जा रहा है तो उसको आर्टिकल 15 नहीं रोकता है। अगर महिला और बच्चों के एडवांसमेंट के लिए किया जा रहा है या सोशली या एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनके एडवांसमेंट के लिए किया जाता है, तो उस पर आर्टिकल 15 का कोई रोक नहीं है। लेकिन मेनली आर्टिकल 15 रोकता है जो ओवरऑल रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है। बस इतनी सी बात आर्टिकल 15 में दी गई है, जो आपको इतनी सी बात ही समझनी है। तो आज हमने इस वीडियो में समझा है आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 15 को, जो कि ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो कि बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आपको ये 3 आर्टिकल्स समझ में आ गए होंगे। अब आगे के आर्टिकल्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊंगी। तो इसी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ईजीली सारे आर्टिकल्स समझ में आ जाएं और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये जो 3 आर्टिकल्स के बारे में हमने आज बात की है, उसके केस लॉज को आप एक बार
रीड कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि केस लॉज पर भी मैं वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।